हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने लॉ एंड डेवलपमेंट के बारे में। जो इसके वेरियस क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके मेनली 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब कि जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर मुझे रेलेवेंट लगे, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से मैंने फर्स्ट को मीन्स के ऐसे डिफाइन किया हुआ है। वेट अ मिनट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। भारत में कानूनों और संस्थानों को मजबूत करने की चुनौती और अवसर। सेकंड क्वेश्चन में ये होगा, उदारीकरण के बाद भारत में सुधार और उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव। राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आ सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राइटिंग आपको समझ में आए और आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन इसका ये होगा, कानूनों और संस्थानों की भारत के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत मतलब कि समझ में थोड़ा कम आया, क्योंकि इसमें जो टर्म्स वगैरह यूज़ करी हैं वो मेनली हिंदी के टर्म्स वगैरह यूज़ करी हैं मैंने, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम में ही प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर लिखना। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ जो टर्म्स वगैरह हैं वो मैंने इंग्लिश के अंदर ट्राई करी है लिखने की। सो आप ट्राई करिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स के ये होता क्या है। ठीक है। तो इसकी एक मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है आपको, ये सर्कल के अंदर। कानून आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को संरक्षित करते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो कानून होता है हमारा आर्थिक विकास मीन्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो समाज को और आर्थिक व्यवस्था को एक रूप प्रदान करता है, मीन्स के एक शेप देता है। ठीक है। अब वो शेप कैसे देता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि ये अपना निजी संपत्ति का संरक्षण करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम मतलब एक रिज़र्व कर पाते हैं लॉ के बेस पे। जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अब हम कैसे मतलब डिफ़ाइन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस से। ठीक है। उसके बाद ये निवेश के लिए मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है। मीन्स के जैसे कि हम किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया और प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो लॉ वगैरह होते हैं एक बेटर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हम बिना किसी डर के बिना किसी हिचक के उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वित्तीय प्रणाली को मतलब वित्तीय प्रणाली की स्थिरता। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है ना, उसको काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग करता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉ वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति बनती है। ठीक है। मौद्रिक नीति क्या करती है, जितने भी मतलब कि पैसे की जो एक वैल्यू होती है ना, उसको स्टेबल रखते हैं कि मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको रूल करती है। ठीक है। और श्रम कानून, जो कानून होते हैं वो श्रम कानून पर ही मतलब बल देते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर ना हो रहा हो, और कानून से जुड़े मतलब कि जितने भी संस्था होते हैं उनके अंतर्गत किसी प्रकार का एक तरह से भ्रष्टाचार वगैरह ना हो रहा हो। ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही बात करता है, मतलब कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है। जैसे कि भ्रष्टाचार का मतलब होता है करप्शन। करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लॉ बनाकर, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर लोगों को, जिससे कि करप्शन हो ही ना। ठीक है। उसके बाद बात करता है विवाद समाधान की, मीन्स कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ये उसको भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा पॉलिटिकल मतलब कि डिस्प्यूट है, हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, या फिर हमारे पर्सनल अफेयर्स हैं, उसको लेकर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो सब लॉ के अकॉर्डिंग ही हम उनको सॉल्व कर पाते हैं जुडिशरी में जाके। न्यायपालिका जो है हमारी इसमें हेल्प करती है। न्यायपालिका हेल्प करती है हमारी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि लोक अदालतें होती हैं, उसके अंदर जाके हम अपना ई चालान भर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं, अब बाई चांस हमसे कोई मतलब कि रूल जो है अनफॉलो हो गया, हम उसको नहीं कर पाए, हमने हेलमेट लेना भूल गए, या फिर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो एक हमारा चालान कट जाता है अच्छा खासा। ठीक है। अब अगर हमें वो पे करना है तो उसका अमाउंट काफ़ी मतलब बड़ा होता है पे करने के लिए, वो हम पे नहीं कर पाते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे लोक अदालत के अंदर, वहाँ जाके हम उसको फ़ाइन को कम करा सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारे डिस्प्यूट जो है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, मीन्स के भारत में कानूनों और संस्थानों को मजबूत करने की चुनौतियाँ और अवसर क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स कि जितने भी हमारे भारत में कानून बने हुए हैं, लॉ हैं, और हमारे
इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी हैं उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारी मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको क्या क्या मतलब करने के हमारे गोल्स हो सकते हैं, मतलब उनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं। चुनौतियाँ इसकी होती हैं कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन, पालन ना होना। मीन्स कि जो भी कानून बनते हैं अब वो बन तो जाते हैं, संसद कानून बना देती है, बनाने के बाद में अब क्या होता है कि लोग उनको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हो गए या फिर कहीं पे कुछ लॉ बना हुआ है तो वो फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, लोग कम फॉलो करते हैं, लोग डर के मारे फॉलो करते हैं। सीट बेल्ट लोग डर के मारे लगाते हैं कि चालान ना कट जाए, हेलमेट डर के मारे पहनते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लोग कानून बहुत मतलब कि नहीं फॉलो करते। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका न्यायिक देरी व बैकलॉग। मीन्स के जितने भी हमारे जुडिशरी वगैरह है इसके अंदर ना न्यायिक देरी बहुत होती है। आप जानते होंगे कि आप कोर्ट केस सुनते हो कि बहुत टाइम तक चलते रहते हैं कोर्ट केसेस वगैरह, तो वो काफ़ी मतलब समाधान नहीं हो पाता उनका। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो जुडिशरी वगैरह है इसके अंदर 5.2 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी स्टिल, मतलब कि इन पे सुनवाई हो रही है और दिन पर दिन ना केस बढ़ते जा रहे हैं। लोग केस करते हैं, जुडिशरी के पास इतना वर्कलोड है कि वो कर ही नहीं पाती है मतलब इनको सॉल्व वगैरह। केस केस बनते रहते हैं और जो है लोग आम जनता जो है परेशान होती रहती है। तो ये एक सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण चुनौती है जो कि मतलब कि जो पब्लिक है फेस करती है। ठीक है, उसके बाद जो है भ्रष्टाचार, पारदर्शिता में कमी, करप्शन बहुत एक बड़ा जो है मुद्दा बन चुका है इस टाइम का, जिससे कि करप्शन के बेस पे ना बहुत सारे काम जो है बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, किसी भी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, एसडीएम ऑफिस के अंदर, बिजली विभाग के अंदर, इन सब के अंदर करप्शन बहुत हद तक फैल चुका है। इस पर सॉल्यूशन मतलब कि बहुत कम हो रहे हैं, बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इनको कम करने की ट्राई कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है CP ग्राम्स करके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। CP ग्राम्स, अगर कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आपसे किसी चीज़ को काम करने को लेके कोई रिश्वत मांगता है या कुछ भी करने का करता है, अपना मतलब कि ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, कोई भी हो, चाहे वो मतलब खाद्य विभाग से हो, चुनाव आयोग से हो, या फिर आपके लोकल एरिया का पुलिस स्टेशन हो सकता है, या फिर आप एसडीएम ऑफिस गए हों सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, SC का, रेवेन्यू, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, तो उसमें अगर वो देरी कर रहा हो या अपना काम ठीक से ना कर रहा हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसका नाम क्या है, किस ऑफिस में काम करता है, उसको लेके आप इस वेबसाइट पे जाके जो है उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब काफ़ी हेल्प करता है भ्रष्टाचार को कम करने के अंदर। उसके बाद क्या होता है राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर जो है आज के टाइम पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा बढ़ता रहता है। चुनावों के अंदर हो सकता है या फिर किसी भी ऑफिस के अंदर हम कुछ काम करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं ना, उनको अलग ही मतलब कि रुतबा होता है उनका। वो चाहते हैं, बोलते हैं हम इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, डैश डैश करके, और हमें जो है अपना काम करवाना। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षमता संसाधनों की कमी। जो संसाधन मतलब कि रिसोर्सेज हैं वो भी तो हमारे पास कम है। अब इंडिया की आबादी है 1.45 बिलियन के अराउंड जो है इंडिया की आबादी है इस टाइम पे। अब इस बीच में संसाधन कितने हैं, बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ही कम है हमारे पास में। ठीक है, हम जो है लैंड की स्थिति में, मीन्स की जितनी भूमि हम एक्वायर करते हैं वो 7th नंबर पे आते हैं इस टाइम वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब 7th नंबर पे आते हैं। लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी है हमारी, हम 3 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सॉरी, जो कि अब कुछ टाइम में वो होने वाली है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। लेकिन तब भी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम जो है अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हैं बट उससे स्पीड से नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जागरूकता का अभाव रहता है हमारे बीच में। मीन्स कि हम अवेयर नहीं होते किसी चीज़ को लेके, वोटिंग को लेके, हमारे वोटिंग राइट्स को लेके अवेयर नहीं होते। जितने भी मतलब नीतियाँ बनती हैं और कानून आते हैं हम उनको अवेयर मतलब उनसे अवेयर नहीं रहते किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ भी मतलब नीतियाँ बन रही हैं जो कि युवाओं के हित में होती हैं, उनके स्टार्टअप को लेके होती हैं, डेवलपमेंट को लेके होती हैं, स्किल्स को लेके होती हैं, वो उन पर ध्यान ही नहीं देते आज के टाइम पे। उन्हें सिर्फ जो है अपने काम से मतलब होता है, इंस्टाग्राम यूज़ करना, कुछ भी मतलब सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, वो यूज़ नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अवसर, मीन्स कि इसको कैसे हम
चुनौतियों को मतलब कैसे हटा सकते हैं, चुनौतियों को हटाकर कैसे इनको अवसर में बदल सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल यूज़ करना, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करना। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, उन सभी के अंदर हमें ये डिजिटलाइजेशन लाना पड़ेगा। वैसे तो डिजिटलाइजेशन आ चुका है हमारे इंडिया के अंदर, बट इतने हद तक नहीं आया है कि हर ऑफिस के अंदर होता हो। जो मतलब कि बड़े बड़े महानगर होते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और अपना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब के अंदर जो है काफ़ी हद तक मतलब हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है हमें ई गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। ई कोड, ई पोर्टल, ये सब ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल एक काम पहले 4 लोग करते थे, लाइन में लग के, लाइन में लगे पड़े हैं, अब टेबल फुल हैं, अब धीरे धीरे काम हो रहा है, तो काम की स्पीड भी स्लो थी, काम का बर्डन भी काफ़ी था। अब काम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा तो जल्दी जल्दी होगा, लोग आएंगे फटाफट अपने फॉर्म फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो काम भी जल्दी होगा। और जितने मतलब कि ऑफिस वगैरह है उन पर बर्डन भी, वर्क फोर्स भी है, कम पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे न्यायिक सुधार की। मीन्स की जुडिशरी जो है, इसके अंदर भी आज के टाइम पे काफ़ी हद तक जो है एक तरह से करप्शन फैल चुका है। एक सिस्टम होता है अंकल जज सिस्टम। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं वर्मा साहब, उनके घर में आग लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके घर में जब आग लगी तो क्या पता चलता है उनके घर से ना नोटों के बंडल मतलब जले हुए मिले हैं, बोरी भर के जले हुए मिले हैं। तो इस बात से पता चलता है कि वो करप्शन का पैसा था, सब जितना भी पैसा उनके घर से निकला था। तो उसके ऊपर क्या हुआ, जुडिशरी जो है उन्होंने फैसला सुनाया, मतलब उस पर बात कर रहे हैं कि हम इस मामले को हैंडल करेंगे, बल्कि वो खुद ही उनके जज होंगे, वही देखेंगे। और ये होता है ना कि जुडिशरी के अंदर आपस में ही वो सेटलमेंट कर लेते हैं कि कोई जज है, कैसे इस पर केस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जज को हटाने के लिए महाभियोग होता है, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको कि ठीक से फॉलो नहीं कर पाती है। आज के टाइम पे जुडिशरी के द्वारा ना मतलब महाभियोग से किसी भी जज को हटाया नहीं गया है इंडिया के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का। क्योंकि जज जो है पहले ही खुद सरेंडर कर देते हैं, या फिर वो मतलब कि उन पर प्रूव ही नहीं हो पाता कि ये करप्शन उन्होंने किया है, ये एलिगेशन जो है उन पर प्रूव ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एनजेएसी कमेटी की स्थापना हुई थी, मतलब होनी थी, कानून लाया गया था जो कि पारित नहीं हो पाया था। बट अभी जो रिसेंटली ये केस हुआ है, इसको देखते शायद एनजेएसी को दोबारा लाया जा सकता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लोक अदालत की, जिसकी मैंने बात की थी, हम अपने डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। जितने भी मतलब हमारे छोटे मोटे केस होते हैं वो भी सब हम ठीक कर सकते हैं इनसे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कानूनी सुधार की, आधुनिकीकरण की, यूसीसी, श्रम संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने भी मतलब कि एक समान संहिता, सबके लिए एक जैसा लॉ। उत्तराखंड जो है पहला मतलब कि इंडिया का स्टेट बना है जिसने यूसीसी को ठीक से लागू किया है। ठीक है, ये करंट का अपडेट है। उसके बाद बात करते हैं संस्थागत स्वायत्तता मजबूत करना। मीन्स कि 2015 में जो है कमर्शियल कोर्ट एक्ट लाया गया था, इसके लिए सेबी की स्थापना तो 1992 के अंदर थी। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, लोकायुक्त अधिनियम जो कि पारित किया गया था। जितने भी मतलब करप्शन होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसको ये हैंडल करते हैं। आरबीआई आप जानते ही हो, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करता है हमारे देश के अंदर। मीन्स के सभी बैंकरों का बैंक है आरबीआई। ठीक है, और सेबी का आप जानते हो, सेबी जो है सिक्योरिटी बोर्ड है, मतलब कि जितने भी स्टॉक मार्केट है उसमें जितने भी रूल्स बनते हैं, लॉस बनते हैं, उसको ये गवर्न करता है। और इसका एक मतलब एग्जांपल हो सकता है कि न्यायिक भागीदारी बढ़ाना। मीन्स कि जितने भी हम अवेयर होते हैं चीज़ों को लेके अवेयर बन सकते हैं। एनजीओज़ वगैरह होते हैं, सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकती हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो न्यायिक भागीदारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, जितनी पब्लिक वगैरह है वो अवेयर हो किसी चीज़ को लेके, किसी लॉ को लेके, किसी संस्था को लेके, कि हाँ ये हमारे हित में है, ये हमारे हित में नहीं है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, ये अपना काम ठीक से कर रही है। अब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में या किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कैसे करेगा कि हाँ वो संस्था हमारे लिए सही कर रही है, वो लॉ हमारे लिए मतलब कि ठीक है या गलत है। जानकारी होगी तभी तो हम उस चीज़ को मतलब सही कह पाएंगे ना। अब जानकारी हमारे पास है नहीं, हम गलत कह रहे हैं कि यूसीसी गलत है, ये सब गलत वगैरह है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, उदारीकरण के बाद भारत में सुधार और उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव। मीन्स कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के अंदर, उसके बाद से जो है हमारे इंडिया में क्या क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर सुधार, मीन्स के जो हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे पहले बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी मतलब कि गवर्नमेंट बैंक थे, प्राइवेट बैंक जो है वो भी मतलब कि इसमें आने शुरू हो गए थे, जैसे कि अपना ICICI बैंक, HDFC बैंक, ठीक है। और NPA कंट्रोल के लिए लॉ मेकिंग हुई थी, मीन्स के NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि कोई बैंक होता है, ठीक है। अब कोई बैंक किसी बड़े मतलब उद्योगपति को, मीन्स के इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देता है, बट वो जो है उसकी इंस्टॉलमेंट जो है टाइम पूरी नहीं कर पाता। इससे क्या होता है ना, बैंक के पास में एक NPA बन जाता है, जिससे कि वो बैंक करप्ट हो सकता है। कोई भी बैंक के दिवालिया हो जाता है क्योंकि उसने एक बड़ा अमाउंट जो है लोन के रूप में दे दिया है। अब जितने भी उसके अंदर लोन दे चुका है, बट वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, मतलब कि जो लोन वापस नहीं ले पा रहा है, जिससे कि बैंक को काफ़ी लॉस होता है। तो उसको रोकने के लिए लॉ मेकिंग हुई है, मीन्स के नए नए कानूनों का विकास हो रहा है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट हो सकता है, और जो हमारी सेबी है, मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको एक तरह से मजबूती मिली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सुधार, मीन्स के जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वो है एरिया है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि यहाँ पे जो लाइसेंस राज था ना, इसको ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले क्या होता था 1991 से पहले, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद क्या था, जितनी भी मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह होती थी, कोई भी नई इंडस्ट्री लगती थी तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब किसी चीज़ को लेके। अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है या कुछ भी मतलब कॉमर्स वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको एक लाइसेंस की नीड होती थी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो लाइसेंस राज था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद में जितने मतलब बड़े उद्योग थे उन पर प्रतिबंध लगे हुए थे, वो ख़त्म हुए थे, ठीक है। निजीकरण जो है व्यापक रूप से देखा गया था, मीन्स के एक बार जब हमने अपने डोर खोल दिए थे, मतलब ओपन डोर पॉलिसी ओपन कर दी थी हमने, जिससे कि कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है आके, जिससे कि क्या होगा, हमारे देश को आर्थिक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारे देश के अंदर पैसा आएगा, और जो हमारे देश के अंदर जितने भी उद्योग हैं वो चल पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं ना, वो ठीक से गवर्न नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि उसके अंदर भ्रष्टाचार रहता है, करप्शंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, जिसकी वजह से ना ठीक से काम नहीं कर पाते। तो जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश के विकास के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विदेशी व्यापार और निवेश में क्या सुधार हुए हैं, ठीक है। FTA हुए हैं, मतलब कि फॉरेन में इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, FTA को। एक मिनट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारे कंट्री टू कंट्री के बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया का रशिया के साथ में FTA है, अमेरिका के साथ में FTA है, US के साथ में तो हमारा मतलब कि इस टाइम पे ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि US ने खुद ही पूरे वर्ल्ड के साथ में ट्रेड वॉर इस टाइम छेड़ रखा है। तो FTA जो होते हैं उन कंट्रीज़ के साथ में होते हैं जिससे कि हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे, और ना जो भी टैक्स वगैरह है बहुत मिनिमम रखेंगे, जैसे कि इंडिया और फ्रांस हो सकता है, क्योंकि इंडिया फ्रांस जो है एक नेचुरल मतलब कि मित्र रहे एक दूसरे के, स्टार्टिंग टाइम से लेके एंड टाइम तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे एक मिनट FDI के बारे में। जो FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI का मतलब होता है जैसे कोई भी कंट्री है या कोई भी कंपनी है वो हमारे देश में निवेश करना चाहती है, जैसे कि US की कंपनी है, और US की कंपनी है टेस्ला। अब वो चाहती है कि मतलब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, अपनी फैक्ट्री लगाए, और अपनी जो कार्स हैं टेस्ला की वो लॉन्च करे, ठीक है। तो ये FTA हुआ क्योंकि वो कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और यहाँ का जो रोजगार मतलब कि यहाँ के जो युवा होंगे उनको रोज़गार देगी, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो FTA ये होता है किसी देश के अंदर मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना। SEZD मतलब कि सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि किसी भी क्षेत्र को बना सकते हैं। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे जिसके अंदर सिर्फ ना इकोनॉमिकल जो गतिविधियाँ वो होंगी, तो वो सेज कहलाता है। तो उसके बाद ना सेज की स्थापना हुई है, ठीक है। उसके बाद कर सुधार हुए हैं, मीन्स के जो भी टैक्सेशन होते हैं ना वो रिफॉर्म्स हुए हैं। 2017 के अंदर GST को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे गवर्नमेंट द्वारा, कि सभी जितने भी कर हैं सभी कर को हटा के सिर्फ एक कर लगेगा, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है।
जो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेशन थे उनको भी कम किया गया है, जिससे कि वो मतलब कि बेटर परफॉर्म कर पाए इंडिया के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के अंदर। और एक पीपीपी मॉडल मतलब अपनाया गया था, इसे कहते थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं इसको। मीन्स कि पब्लिक भी होगी और जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि ना एक जन भागीदारी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, वो जो है मतलब पब्लिक के हित में रह के काम करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल कहलाता है वो, ठीक है। इससे ना काफ़ी मतलब कि अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, फिर बात करते हैं आर्थिक विकास का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा है, ठीक है। जीडीपी जो रेट है हमारी वो काफ़ी मतलब अच्छी हुई है। 1980s के अंदर हमारी जो जीडीपी रेट थी 3 से 4 मतलब 3 से 4% के बीच हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद में ये 6 to 8% के बीच में हो चुकी है, 7% तक हो चुकी है। मतलब कि ये नीचे कट रहा होगा, आपको दिखेगा नहीं तो मैंने ऊपर लिख दिया है। हमारा जो FDI है मीन्स के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें मतलब काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, जो कि $50 बिलियन तक पहुंच चुकी है। जो निर्यात है हमारा मतलब कि हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ को, वो काफ़ी बड़ा है। 1991 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था वो हुआ करता था $18 बिलियन का, मतलब कि $18 बिलियन का। 2022 के अंदर ये $400 बिलियन का हो चुका है, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, इसमें डेवलपमेंट हुई है। जो आर्थिक असमानता है ये भी बहुत बड़ी है, मतलब कि एक ना नेगेटिव रोल मतलब प्ले किया है इसने, ठीक है। और जो हमारा मध्यम वर्ग है इसका विस्तार हुआ है। मध्यम वर्ग का विस्तार इस वजह से हुआ है कि जो हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। पहले क्या हुआ करता था, घरों के अंदर टीवी नहीं हुआ करती थी, टीवी एसी पंखा फ़ैन वगैरह ये सब नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण का मतलब की ग्रोथ हुई, तो उसके बाद से हर घर में टीवी मिल जाएगा आपको, फ्रिज मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो मतलब एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराती हैं कम प्राइस के अंदर, ठीक है। पहले क्या होता था, एक ना स्कूटर आया करता था चेतक नाम का, जो कि मतलब कि 1991 के पहले आया करता था। तो लोगों के पास सिर्फ एक वही ऑप्शन था कि हाँ हम स्कूटर ले लेते हैं, या कोई भी मतलब एक वही ले लेते हैं, स्कूटर पे ही मतलब सबका व्हीकल होता था, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, या फिर गवर्नमेंट बसेस हुआ करती थी। लेकिन 1991 के बाद जैसे ही मतलब कि अदर कंपनीज इंडिया में आना शुरू हुई, सुजुकी, होंडा वगैरह, तो उन्होंने मतलब कि नए नए व्हीकल लाने स्टार्ट किए, जैसे कि मोटरसाइकिल्स वगैरह हो गए, बाइक्स वगैरह हो गई, मोटो बाइक्स हो गई। अब तो आज के टाइम पे जो है ओला वगैरह है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इससे जो है मध्यम वर्ग मीन्स के मिडिल क्लास फैमिली है, इसका डेवलपमेंट भी हुआ है। और जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि एक वो आ चुकी है, लोगों के बीच में असमानता आ चुकी है। जैसे कि जो बिहार और इंडिया के वो है ना अति कुटीर उद्योग हैं, उन वो ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से, बिहार और यूपी के। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, बिहार और यूपी के अंदर जो है कुटीर उद्योग चला करते थे। जैसे कोई भी मतलब कि घर के छोटे मतलब कि छोटे घर के अंदर, बड़े घर के अंदर कुछ ही मतलब कि छोटे तौर पर उद्योग स्टार्ट किए जाते थे, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, टोकरियाँ बनाना। तो वो सब जो है ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है एक लो प्राइस के अंदर वही चीज़ जो है बेटर प्रोवाइड करा रही हैं। तो वो उद्योग का कम हुआ है, जिससे कि उनके बीच में आर्थिक समानता आ चुकी है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। मीन्स के थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कानूनों और संस्थाओं की भारत के आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही है, ठीक है। सबसे पहले इसके इंट्रो की बात करते हैं कि इसका इंट्रो क्या कहता है। इम्पैक्टफुल रोल मतलब इसने प्ले किया है कानूनों और संस्थाओं ने, जो कि रिसोर्सेज हैं उनका एक तरह से बेटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुआ है, और इन्वेस्टमेंट को एक तरह से हमने आकर्षित किया अपनी तरफ, और एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है ना उसको हमने इंश्योर किया है फॉर पब्लिक और फॉर कमर्शियल सेक्टर, उन सब के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कानून की क्या भूमिका रही है मीन्स कि हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो है निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। हमने कंपनी एक्ट 2013 जो है इसको इम्प्लीमेंट किया, जीएसटी को 2017 के अंदर मतलब कि इंट्रोड्यूस कराया, और संपत्ति अधिकार को सुरक्षा दी है। मीन्स के जो हमारे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में 2013, इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब कि हम भूमि की स्थापना करते हैं, मतलब कि पुनर्वास करते हैं, या मतलब लैंड एक्वायर करते हैं, तो उसको लेके एक ये रिफॉर्म किया गया था। जो हमारे आईपीआर होते हैं मीन्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि कोई भी हम इनोवेशन करते हैं तो उस पर हम पेटेंट ले सकते हैं कि ये सिर्फ हमने मतलब पेटेंट दिया हुआ है,
एक पर्टिकुलर टाइम के, जैसे कि क्या होगा कि उस पर कोई और जो है अपना वो नहीं, दावा नहीं ठोक सकता कि हाँ ये मेरा मतलब इनोवेशन है या फिर उसको पे मैंने वर्क किया है। तो ये IPR इसमें हेल्पफुल करता है। जो हमारे श्रम कानून है, मीन्स कि 2020 के अंदर श्रम संहिता लागू की गई थी, ये मतलब ठीक ठाक हमारे लॉ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क करती है। एक वित्तीय स्थिरता है, इसके लिए RBI सेबी जो है ये सब वर्क करते हैं। IBC मतलब कि हमने देखा था कॉरपोरेटिव दिवाली संहिता, मीन्स के इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकरप्ट कॉरपोरेशन 2016 के अंदर इसको लागू किया गया था। संसाधन वितरण, भ्रष्टाचार रोकथाम, इसके बेस पे भी मतलब कि जो हमारा कानून है उसने काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं संस्थाओं की भूमिका की। संस्थाओं की भूमिका क्या रही है इसके अंतर्गत। योजना आयोग जो हुआ करता था 1950 के लेके 2014 तक, उसका एक उत्तराधिकारी बनाया गया था नीति आयोग, ठीक है। उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया, जैसे कि उसने आत्मनिर्भर भारत जो है मीन्स के ये इस पर वर्क किया है, और डिजिटल इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया है, इन सबको भी काफ़ी इंश्योर करा है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक हो रहा है। उसके बाद जो वित्तीय संस्थान है, जैसे कि अपना RBI है, मौद्रिक नीति आता है, मीन्स के मार्केट के अंदर कैसे पैसा फ्लो होगा, कितना कम करना है, जिससे कि मार्केट के अंदर जो वो होती है ना इन्फ्लेशन रेट, वो कैसे कम ज़्यादा होगी, उस पर वर्क करता है। NBFCs होते हैं, जैसे कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। MSME होते हैं, मीडियम स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं, जो कि एक लो लेवल पे जो है वर्क करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने नियामक संस्थाओं के बारे में, जैसे कि सेबी है, IRDA है, FPERD है, व अन्य मतलब जितने भी हमारी संस्था रही है उन पे उनका क्या मतलब रोल प्ले करते हैं। जैसे कि IRDA है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है। PFRD है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है। PM गति शक्ति है, भारतमाला है, ये कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे मतलब कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही है इसके, जैसे कि निवेश को आकर्षण मिला है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंदर 2014 के अंदर रैंक जो है हमारी 142 थी। उसके बाद 2020 में रैंक जो 63 हो गई थी, मतलब कि रैंक पुश हुई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। FDI जो है मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ावा मिला है। 2023-24 के अंदर $80 बिलियन का मतलब कि निवेश हुआ है इंडिया के अंदर। रोज़गार सृजन हुआ है और अन्य नवाचार को बढ़ावा मिला, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे जितने प्रोग्राम्स वगैरह ना, इनके थ्रू जो है युवा जो है उसको वर्क करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। 2024 के अंदर 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हुए हैं। मतलब कि 2024 की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, छोटे मोटे सेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी मतलब कि एक तरह से इन्वेस्ट कर पाई हैं, उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। एक ना वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो मतलब कि बड़ी कंपनी होती है ना, उन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल आप शार्क टैंक देखते होंगे आप लोग, ठीक है, शार्क टैंक की तरह ही होते हैं ये लोग भी। मीन्स के एक बड़ी कंपनी है, वो कोई भी मतलब छोटा जो सेक्टर है, छोटी कंपनी है, वो उभर रही है, मतलब कि स्टार्टअप है वो, तो उसमें हेल्प करते हैं, मतलब कि उसमें एक तरह से फंडिंग देते हैं। फंडिंग देने के बाद में ना उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर हिस्सा ले लेते हैं, मतलब कंपनी के शेयर ले लेते हैं। इससे क्या होता है, वो कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, उनको फंड मिल रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है, और जो कंपनी का शेयर है ना, मतलब शेयर जो आ रहा है मतलब कि उसके प्रॉफिट में से, वो उसको मिलता रहेगा। तो एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बुनियादी ढांचे का विकास, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वैसे कि PM गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, इसने कनेक्टिविटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। तो जो आर्थिक विकास है उसके अंदर मतलब मेनली भूमिका यही रहेगी हमारी। सो इसके जो सेकंड यूनिट है उससे क्वेश्चंस जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।